हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। हमने 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें हमने पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इक्वल टू जाइबी। जाइबी क्या आता है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। ये भी यहाँ पर क्या था? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। ये हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करते थे, लेकिन ये फॉर्मूले उस केस में हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जैसे यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, मतलब कि जो सॉल्यूशन में जाने पर ना तो डिसोसिएट होते हो ना एसोसिएट होते हो। ऐसे अगर हमारे पास सॉल्यूट है तो हम इन फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में उनकी कैलकुलेशन करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल NaCl है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब ऐसी सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो उनका डिसोसिएशन हो जाता हो या फिर उनका एसोसिएशन हो जाता हो। तो उस केस में क्या कर, अगर हम इन फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, जो उसकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। बस इसी डिफरेंस को ठीक करने के लिए 1/2 फैक्टर आई उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर को। देखिए, हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम केस लेते हैं डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का मीन्स क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो वो क्या होगा, उसको हम डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में तो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये टूट जाता है। सबको समझ में आती है ये बात? अगर देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमने NaCl का 1 मोल लिया है। NaCl का हमने 1 मोल लिया है। जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 मोल Na और 1 मोल Cl में ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखिए, हमें ये पता नहीं है कि ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता, हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaCl के 1 मोल से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी निकल करके, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब NaCl के 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो 1 मोल Na और 1 मोल Cl, मतलब कि टोटल 2 मोल देता है। तो मतलब कि हम थ्योरेटिकल कितना सोच रहे थे और ऑब्जर्व करके हमें कितना मिला, बस इसी सबको हमें चेक करना है। इसी से हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम NaCl का केस लें, हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि 1 मोल NaCl को डालने पर हमें 1 मोल Na और 1 मोल Cl मिलता है। मतलब कि यहाँ पर हमें 2 मोल मिले
ऑब्जर्व करने पर, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। थियोरेटिकल हमने सोचा क्या था कि हमारे पास तो NaCl का कितना मोल है, 1 मोल, तो हम सोच रहे थे कि हमने कितना मोल लिया, 1 मोल, तो वो थियोरेटिकल वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर देखो I की वैल्यू क्या आएगी, 2/1 मीन्स 2, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब देखिए डिसोसिएशन के केस में, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन I इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। हमेशा क्या होगा, I की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ये I की वैल्यू कितनी आई है इसके लिए, 2 मोल्स, तो ये क्या है यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और I की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, अगर I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी इंक्रीज होगा। और वन टफ फैक्टर होता क्या, यही होता है कि कितने गुना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रही है या कितने गुना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो यहाँ पर NaCl, अगर हम बात करें मोलर मास की, तो यहाँ पर देखो मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मोलर मास यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है। हमने NaCl का एग्जांपल लिया यहाँ पर, यहाँ इसका मोलर मास मतलब ये कितना था, 1 मोल था, लेकिन ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो मोलर मास में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए मोलर मास इस केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन द केस ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी इंक्रीज होगा। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसको हम डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाए, सॉरी एसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक एसिड का। देखिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब बेंजीन के सॉल्यूशन में डाला जाता है, बेंजीन के सॉल्वेंट में डाला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो एसोसिएट हो जाता है, मतलब कि उसका डाइमेरिजेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में एक जगह जुड़ जाते हैं। जैसे कि देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, यहां पर बेंजीन, अच्छा 100% यहां पर हम ले रहे हैं केस, यहां भी 100% डिसोसिएशन हो रहा है और यहां पर 100% एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका 100% एसोसिएशन कराएंगे तो यहां पर 2 मोल्स लेते हैं, होता क्या है, CH3COOH का ट्वाइस, मतलब कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़ जाते हैं और दोनों मोल्स जुड़ करके कितना बनाते हैं, 1 मोल्स। तो मतलब हमने सोचा कितना था, थियोरेटिकल कितना सोचा था हमने, यहाँ पर 1 मोल, ये क्या था, हमने थियोरेटिकल सोचा था। ऑब्जर्व जब हमने करके देखा तो यहाँ पर क्या मिला, देखो यहाँ पर कितने मोल्स थे, 2 मोल्स, लेकिन यहाँ हमें मिला कितना, 1 मोल्स। तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, I इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व हमने कितना किया, 1 मोल, थियोरेटिकल हमने सोचा कितना था कि हमने तो 2 मोल्स लिए, और हम यही सोच के कैलकुलेशन करेंगे। बस यहीं पर क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो गलत निकल करके आएगी। तो यहाँ पर ये नीचे 1/2, तो I की वैल्यू क्या हो गई, 0.5। अब देखो डिसोसिएशन के केस में क्या था, I की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 1 थी, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू विच इज़ लेस देन 1, ये 1 से कम होगी हमेशा। I की वैल्यू यहाँ पर 1 से कम आएगी। देखो अगर I की वैल्यू कम आएगी तो क्या होगा, I की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अगर I डिक्रीज हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी डिक्रीज होगा, सॉल्यूट भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर देखो मोलर मास क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 मोल्स थे,
यहाँ ये अलग अलग 2 मोल्स थे, लेकिन इधर जाकर के क्या हुआ, दोनों एक जगह जुड़ गई, उन दोनों ने मिलकर के 1 मोल्स बना लिया। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पर, ये इस तरह से होता है, मैं इस तरह लिख देता हूँ CH3COOH, COOH CH3, एसिटिक एसिड के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिससे कि दोनों एक जगह आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब एसोसिएट हो जाते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है वो इंक्रीज करने पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, उसको डिक्रीज करने पर वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी योर आई, इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मोलर मास इसका हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको मोलर मास के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें इस फॉर्मूले को, तो क्या लिख सकते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो अपोजिट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, I इक्वल टू थियोरेटिकल मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्योंकि मोलर मास और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात? चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है। देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन total number of moles of solute before dissociation और एसोसिएशन। ठीक है, मतलब कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अपॉन डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे। तो इस तरह से भी हम वेंट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से शो करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि कितना मोल डिसोसिएट हुआ या कितना मोल एसोसिएट हुआ। एसोसिएशन को, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार अल्फा से भी लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फा का मीन्स यहाँ पर है कितना, क्या है यहाँ पर अल्फा का मीन्स ये है कि कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अल्फा की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर अल्फा को क्या है 100% डिसोसिएशन के केस में लें, तो किसी के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास K2SO4, तो ये क्या होगा 2K 1 पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो देखो T इक्वल टू 0 टाइम पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या है, हमने इसका लिया 1 मोल लिया K2SO4 का, और ये क्या होगा 0 मोल, मतलब कि ये बिफोर डिसोसिएशन से पहले, यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो क्या होगा, ये तो 0 होंगे ना दोनों। अब देखो आफ्टर टी टाइम, यहाँ पर से फॉर एग्जांपल अल्फा मोल इसका डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना यहाँ पर 1 माइनस अल्फा। अगर K2SO4 का हमने 1 मोल लिया था शुरू में, तो रिएक्शन शुरू होने से पहले से क्या था 0, ये 0। लेकिन अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस अल्फा, तो इस तरफ ये क्या होगा अल्फा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख दीजिए, तो I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितना था,
ये देखो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, ये सब 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा। मतलब ये कि डिसोसिएशन जो हो गया वो भी, और जो डिसोसिएशन नहीं हुआ जिसका, वो सब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर ही तो है। तो ये सब पूरा टोटल इसको पूरे को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना था, बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल्स था, 1 मोल्स, यहाँ पर 1 मोल्स। ठीक है, तो आई इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 प्लस एल्फा बाई 1 ये होगा। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे क्या है, 2 पोटेशियम आयन है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 अल्फा लेना पड़ेगा। ये 2 अल्फा और ये अल्फा, तो 1 माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ देखो आई, अगर हम इस अल्फा की जगह इसको लिख सकते हैं आई 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा का हमने क्या लिया, 100% डिसोसिएशन, और 100% डिसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पर देखो रखो अल्फा की वैल्यू 1, तो आई इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 3। 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। आई की वैल्यू कितनी आई, 3। और हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, 3, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पोटेशियम आयन है और एक क्या है, सल्फेट आयन। 2 और 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पर आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। हम इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कैसे होगा इसका डिसोसिएशन, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं, 100% डिसोसिएशन। तो ये 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो t इक्वल टू 0 टाइम, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इसका कितना मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल्स, और ये क्या होगा, 0 0, क्योंकि डिसोसिएशन अभी शुरू नहीं हुआ है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 मोल्स होगा। आफ्टर t टाइम फिर से वही, यहाँ से क्या हुआ, अल्फा मोल का डिसोसिएशन हो गया, कितने का, अल्फा का, तो बचा कितना यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा। तो अब देखिए अल्फा मोल का डिसोसिएशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अल्फा। याद कीजिए NaCl में हमने क्या लिया था, NaCl में 1 मोल से क्या बन रहा था, 1 मोल Na और 1 मोल Cl, और यहाँ पर क्या है, 1 मोल से 2 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए क्या होगा, 2 अल्फा, और यहाँ पर 3 मोल SO4 मतलब 3 अल्फा। ठीक है, तो चलिए वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद क्या हुआ, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1। तो यहाँ से देखो कितना बचा, 1 माइनस एल्फा प्लस 5 अल्फा, तो यहाँ पर होगा आई इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1, या आई इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। ये है 100% डिसोसिएशन केस में क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1। तो देखो रखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, तो आई इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई 1, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 5। देखो यहाँ पर 2 और 3 कितना हुआ टोटल, 5। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो इस तरह से हम किसी भी, कोई भी हमें कुछ भी दे रखा है, हमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। अगर हमें दिया हुआ 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन का केस मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगा, ये तक क्या था, डिसोसिएशन का केस। लेकिन अगर कई बार हमें क्वेश्चन में कंडीशन लगा के दी जाती है कि 60% डिसोसिएशन, 60% डिसोसिएशन, 40% डिसोसिएशन या 70% डिसोसिएशन, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, तब उस केस में क्या करेंगे, यही पूरा तरीका सेम रहेगा, बस हमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 60/100 मीन्स 0.6। ठीक है, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 कितना होगा, ये 0.40। ऐसी 70/100 ये कितना हो जाएगा, 0.7। तो हम इस तरह से अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं उसके लिए, है ना।
अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर 60% दे रखा 0.6, 40% दे रखा 0.4, 70% दे रखा 0.7, 45% अगर दे रखा है कुछ भी यहाँ पर, तो उसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है ये, 45/100 0.45 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात। तो उससे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी जनरलाइज फॉर्म देखते हैं क्या है डिसोसिएशन के केस में। देखो डिसोसिएशन, कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास AN टाइप, जिसको हमने डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो गया, Na टाइप से उसका डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास t=0 टाइम पर इसका हमने 1 मोल ले लिया, यहाँ पर 1 मोल, और ये कितना है 0 मोल, क्योंकि t=0 टाइम का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, मतलब कि डिसोसिएशन अभी शुरू नहीं हुआ। तो जब इसका डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये तो 0 ही होगा ना। आफ्टर t टाइम, फॉर एग्जाम्पल इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इस तरफ 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या होगा n अल्फा। ठीक है, n अल्फा मतलब कि यहाँ पर जितना भी नंबर, जो भी यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने का मतलब उतने टाइम्स वो जो है टूट जाएगा, n अल्फा यहाँ पर। अब देखो I की वैल्यू अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितना हमारे पास 1 मोल। डिसोसिएशन से पहले हमने कितना लिया था 1 मोल। तो यहाँ पर देखो अगर इस I को मैं इस तरफ ले आऊँ तो I माइनस 1 इस तरफ प्लस का इधर जा करके माइनस का हो गया, और यहाँ से अल्फा को अगर प्लस अल्फा में कॉमन ले लूँ तो क्या होगा n माइनस 1 यहाँ से बचेगा। तो अब देखो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ होगा। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। अगर हमें अल्फा दिया हुआ है, इसका जनरलाइज फॉर्म देख लेते हैं इस फॉर्मूले का। एक Na टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एसोसिएशन कुछ इस तरह से हो रहा है, t=0 टाइम पर इसका 1 मोल, तो ये कितना होगा 0 आफ्टर t टाइम। यहाँ से अगर अल्फा मोल एसोसिएशन के लिए गया तो 1 माइनस अल्फा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा अल्फा बाई n। ठीक है, मतलब हाफ होता था ना, 2 से कितना बन रहा था 1, तो 1 से कितना होगा 1/2। तो अल्फा अगर एसोसिएशन के लिए गया है तो अल्फा से कितना होगा अल्फा बाई n। तो अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन कितना है 1 मोल, तो यहाँ पर रख दिया हमने नीचे 1 मोल। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई अपॉन n। इस 1 को मैं अगर इस तरफ ले आऊँ तो I माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा अल्फा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से 1 अपॉन n माइनस 1 ये बचेगा अंदर, है ना। अल्फा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक, अब देखिए अल्फा इक्वल टू, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, यहाँ से n एलसीएम ले लें तो क्या होगा 1 माइनस n अपॉन n। ठीक है, n किस में मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस n अपॉन n। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं इस तरफ लिखता हूँ, देखो अल्फा इक्वल टू n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। इसको ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये हमने फिनिश कर लिया है। अब हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए इस चैप्टर को सही से रिवाइज करें, सारे टॉपिक्स इसके ठीक से पढ़ लें। जहाँ भी जो भी डाउट्स हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।